हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? मैं दक्ष इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता के बारे में समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए जाने के बाद यह मुद्दा पुनः चर्चा में आ गया है। समूचे देश में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है। इस संदर्भ को सभी अपने अपने नजरिए से विश्लेषित कर रहे हैं। आइए इस मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता भारत में प्रत्येक प्रमुख धार्मिक समुदाय के धर्मग्रंथों और रीति रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक नागरिक को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों के साथ बदलने के लिए भारतीय जनादेश के भीतर बहस का मुद्दा है। भारत में समान नागरिक संहिता का उद्देश्य देश के प्रत्येक प्रमुख धार्मिक समुदाय के धर्मग्रंथों और रीति रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक नागरिक को नियंत्रित करने वाले एक समान कानून द्वारा प्रतिस्थापित करना है। समान नागरिक संहिता का मतलब सभी नागरिकों के लिए समान व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट प्रस्तुत करना है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं। पर्सनल लॉ संपत्ति, विवाह और तलाक, विरासत और उत्तराधिकार शामिल हैं। समान नागरिक संहिता शब्द का भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है, राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आइए सबसे पहले भारत में व्यक्तिगत कानूनों में पाए जाने वाले अंतर को समझ लेते हैं। भारत में महिलाओं के विरासत संबंधी अधिकार उनके धर्म के आधार पर भिन्न भिन्न हैं। 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के अधिकारों को नियंत्रित करता है। इसके तहत हिंदू महिलाओं को हिंदू पुरुषों के समान ही अपने माता पिता से संपत्ति प्राप्त करने के समान अधिकार हैं। विवाहित और अविवाहित बेटियों के अधिकार समान हैं और महिलाओं को पैतृक संपत्ति विभाजन के लिए संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई है। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ शासित मुस्लिम महिलाएं अपने पति की संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार हैं, जो बच्चों की उपस्थिति के आधार पर 1/8 या 1/4 है। हालांकि बेटियों की हिस्सेदारी बेटों की तुलना में आधी है। वहीं ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों के लिए 1925 का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। ईसाई महिलाओं को बच्चों या अन्य रिश्तेदारों की उपस्थिति के आधार पर पूर्व निर्धारित हिस्सा मिलता है। पारसी विधवाओं को उनके बच्चों के समान हिस्सा मिलता है। यदि मृतक के माता पिता जीवित हैं, तो बच्चे का आधा हिस्सा उनके माता पिता को दिया जाता है। अब समान नागरिक संहिता के समर्थन में दिए गए प्रमुख तर्कों को समझ लिया जाए। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार था कि समान नागरिक संहिता वांछनीय है, लेकिन संविधान सभा में महत्वपूर्ण विभाजन के बाद उन्होंने इसे फिलहाल स्वैच्छिक बने रहने का प्रस्ताव दिया। यह पूरी तरह से संभव है कि भविष्य की संसद शुरुआत करके एक प्रावधान कर सकती है कि संहिता केवल उन लोगों पर लागू होगी जो यह घोषणा करते हैं कि वे इसके लिए बाध्य होने के लिए तैयार हैं, ताकि प्रारंभिक चरण में इसे लागू किया जा सके। संविधान सभा में अम्बेडकर ने कहा, संहिता पूरी तरह से स्वैच्छिक हो सकती है, ताकि मेरे मित्रों ने यहाँ जो भय व्यक्त किया है वह पूरी तरह से निरस्त हो जाए। इस प्रकार बाद में संविधान सभा इस खंड को मौलिक अधिकार के बजाय निर्देशक सिद्धांत के रूप में रखने पर सहमत हुई। अगले वर्षों में विधायिका, न्यायपालिका और नागरिक समाज संगठनों के विभिन्न हस्तक्षेपों का उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन करना या एक समान नागरिक संहिता स्थापित करना है। इस कथन में योगदान देने वाले उल्लेखनीय निर्णयों में शामिल है अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, जॉर्डन डिएंगदेह बनाम एस चोपड़ा और सरला मुदगल बनाम भारत संघ। शाह बानो मामले में अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 44 एक मृत पत्रक बनकर रह गया है और कहा कि एक समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कानूनों के प्रति असमान वफादारी को हटाकर राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी। इसमें कहा गया कि विधायिका को देश के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया है। यदि संविधान का कोई अर्थ रखना है तो एक शुरुआत करनी होगी।
1995 में सरला मुद्गल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री से अनुच्छेद 44 की फिर से जांच करने का अनुरोध किया, जिसका लक्ष्य पूरे भारत में यूसीसी स्थापित करना था। हालांकि अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप केस और लिली थॉमस केस 2000 में बाद के आदेशों ने स्पष्ट किया कि अदालत ने सरला मुद्गल मामले में सरकार को समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश नहीं दिया था। समान नागरिक संहिता के विरुद्ध तर्क। 21वें विधि आयोग ने अगस्त 2018 में पारिवारिक कानून में सुधार पर एक परामर्श पत्र लाया, जिसमें उसने कहा कि समान नागरिक संहिता इस स्तर पर न तो आवश्यक था और न ही वांछनीय। हालांकि इसने सिफारिश की कि व्यक्तिगत कानूनों में भेदभाव और असमानता से निपटने के लिए सभी धर्मों में मौजूदा पारिवारिक कानूनों को संशोधित और संहिताबद्ध किया जाए। इसके बाद विधि आयोग, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश BS चौहान ने की थी, ने कहा, सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता नहीं किया जा सकता है कि एकरूपता के लिए हमारा आग्रह ही राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरे का कारण बन जाए। आयोग ने इस बात पर सहमति व्यक्त करते हुए कि प्रचलित व्यक्तिगत कानूनों के विभिन्न पहलू महिलाओं को वंचित करते हैं। आयोग ने हालांकि कहा कि यह भेदभाव है, न कि अंतर जो असमानता की जड़ में निहित है। इसके बाद कहा गया है कि मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक और निर्विवाद तर्कों के साथ हमारी विविधता को समेटने का प्रयास करना होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विधि आयोग के सुझाव सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं, बल्कि आगे के निर्णयों के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला, यह वास्तविक धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। भारत में अभी हमारे पास चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता है, जिसका अर्थ है कि कुछ क्षेत्रों में हम धर्मनिरपेक्ष हैं और अन्य में नहीं हैं। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि भारत के सभी नागरिकों को समान कानूनों का पालन करना होगा, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम या ईसाई या सिख। यह मुझे उचित और धर्मनिरपेक्ष लगता है। समान नागरिक संहिता का मतलब यह नहीं है कि यह लोगों की अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को सीमित कर देगा। इसका मतलब सिर्फ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यही असली धर्मनिरपेक्षता है। दूसरा, सभी भारतीयों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। अभी हमारे पास विशेष धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानून हैं, जिसका अर्थ है कि जहां मुसलमान भारत में कई बार शादी कर सकते हैं, वहीं एक हिंदू या ईसाई पर ऐसा करने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। विवाह, विरासत, परिवार, भूमि आदि से संबंधित सभी कानून सभी भारतीयों के लिए समान होने चाहिए। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि सभी भारतीयों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। तीसरा, यह महिलाओं को अधिक अधिकार प्रदान करेगा। समान नागरिक संहिता से भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी। हमारा समाज अत्यंत पितृसत्तात्मक और स्त्रीद्वेषी है और पुराने धार्मिक नियमों को पारिवारिक जीवन पर शासन करने की अनुमति देकर हम सभी भारतीय महिलाओं को अधीनता और दुर्व्यवहार के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। एक समान नागरिक संहिता इन पुरानी परंपराओं को बदलने में मदद करेगी, जिनका आज के समाज में कोई स्थान नहीं है, जहां हम समझते हैं कि महिलाओं के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए और समान अधिकार दिए जाने चाहिए। चौथा, प्रत्येक आधुनिक राष्ट्र के पास समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र का लक्षण है। यह इस बात का संकेत है कि देश जाति और धार्मिक राजनीति से दूर चला गया है। वास्तव में यह कहना सही होगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हम इस हद तक गिर चुके हैं कि हम न तो आधुनिक हैं और न ही पारंपरिक। समान नागरिक संहिता समाज को आगे बढ़ने में मदद करेगी और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर ले जाएगी। विभिन्न धर्मों और संप्रदायों से संबंधित व्यक्तियों के लिए एक समान नागरिक संहिता अत्यंत आवश्यक है और यह राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार अलग अलग धार्मिक विचारधाराओं को धर्मनिरपेक्षता की सच्ची भावना का पालन करते हुए सामान्य और एकीकृत सिद्धांतों और उद्देश्यों में विलय और परिणत होना चाहिए। हालांकि आज़ादी के 60 से अधिक वर्षों के बाद भी समान नागरिक संहिता की आकांक्षा अधूरी है। समान नागरिक संहिता
व्यक्तिगत कानूनों को नियंत्रित करने का विचार और सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना है और यह भी कि न्यायसंगत, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित कानून सभी की रक्षा करें। इसके अलावा एक समान नागरिक संहिता कानूनों का एक सेट स्थापित करेगी जो धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करेगी। सही मायने में यही धर्मनिरपेक्षता की आधारशिला है। यह धार्मिक आधार पर लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने, धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को मजबूत करने और एकता को बढ़ावा देने में सक्षम होगा। भारत ने अपने सामने एक धर्मनिरपेक्ष समाज का आदर्श रखा है और उस संदर्भ में समान नागरिक संहिता की उपलब्धि और अधिक वांछनीय हो जाती है। ऐसी संहिता वैवाहिक कानूनों में विविधता को दूर करेगी, भारतीय कानूनी प्रणाली को सरल बनाएगी और भारतीय समाज को और अधिक एकरूप बनाएगी। यह एक राष्ट्रीय पहचान बनाएगा और देश में विभाजनकारी प्रवृत्तियों को रोकने में मदद करेगा। समान नागरिक संहिता में सभी के लिए समान प्रावधान लागू होंगे और यह पारिवारिक मामलों में सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता पर आधारित होगा। आइए अब समान नागरिक संहिता के प्रमुख गुणों को समझ लेते हैं। यदि सामान्य नागरिक संहिता अधिनियमित और लागू की जाती है तो यह विश्व को राष्ट्रीय एकता में मदद और गति प्रदान करता है। कानून के ओवरलैपिंग प्रावधानों से बचा जा सकता है। पर्सनल लॉ मुकदमेबाजी में कमी आ सकती है। एकता की भावना और राष्ट्रीय भावना जागृत होगी और देश नई ताकत के साथ उभरेगा और किसी भी मुश्किल का सामना करते हुए अंतः सांप्रदायिक और विभाजनकारी ताकतों को सफलतापूर्वक हरा सकेगा। इसके बाद समान नागरिक संहिता के कुछ दोषों को भी समझ लेते हैं। यहाँ सबसे प्रमुख समस्या है भारत की विविधता। हमारे देश की व्यापक विविधता के कारण समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन एक बोझिल कार्य है। एक राज्य से दूसरे राज्य और एक समुदाय से दूसरे समुदाय में सांस्कृतिक अंतर एकीकृत व्यक्तिगत कानून के लिए एक और बाधा है। दूसरा, व्यक्तिगत मामलों में राज्य का हस्तक्षेप। संविधान किसी की पसंद के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। समान नियमों को संहिताबद्ध करने और इसकी अनिवार्यता से धर्म की स्वतंत्रता का दायरा कम हो जाएगा। तीसरा, विभिन्न समुदायों के लोग व्यक्तिगत कानूनों से अलग धर्मनिरपेक्ष कानूनों को अपनाने के इच्छुक नहीं हैं। अतः एक समूह की परंपराओं को दूसरे समूह पर थोपना उचित नहीं है। ध्यान अन्य कम विवादास्पद मुद्दों पर होना चाहिए जिनका भारतीय समाज सामना कर रहा है। चौथा, जहां तक मानवाधिकारों या सामाजिक दायित्वों की सुरक्षा का सवाल है, राष्ट्र ने सामान्य कानूनों के माध्यम से निचली नीतियां बनाई हैं। उदाहरण के लिए, एक सामान्य कानून है जो बाल विवाह पर रोक लगाता है और सभी व्यक्तिगत कानूनों पर शासन करता है। पांचवा, प्रत्येक धर्म कहेगा कि उसे अपने व्यक्तिगत कानून के तहत विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार है, जबकि यह सर्वसम्मति से न्यायालय के माध्यम से किया जाना चाहिए। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि नागरिक संहिता कानूनों का एक व्यवस्थित संग्रह है जो निजी कानून के मुख्य क्षेत्रों जैसे प्रथा परंपराओं, व्यवसाय और लापरवाही के मुकदमों से निपटने के लिए निर्मित किया गया है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और इस तरह की अन्य सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। शीघ्र ही मुलाकात होगी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।